नमस्कार। मैं डॉक्टर अतुल बमराड़ा, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आज की गणित कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम कक्षा 4 गणित का जादू के अध्याय 2 लंबा और छोटा का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे जो चर्चा बिंदु हैं वो इस प्रकार रहेंगे। इसमें हम बात करेंगे लंबाई का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुमानित लंबाई व लंबाई में प्रयुक्त होने वाली मानक इकाइयों का प्रयोग हम कैसे करते हैं। जो भी हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, मानक इकाइयां हैं, जैसे सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, उसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में कहां कहां पे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही पाठ पर आधारित जितनी भी गणितीय संक्रियाएं हैं, जितने भी प्रश्न जो हमारे अध्याय में आए हुए हैं, उनके बारे में हम आज के इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो आज की जो कक्षा है, आज की जो चर्चा है, उसमें हम आज एक कविता से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने हिंदी की जो आपकी पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक में आपने बहुत सारी हिंदी की कविताएं पढ़ी हैं। वैसे ही आज हम एक कविता से शुरू करते हैं। तो कविता का नाम है कैस काश ऐसा हो पाता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक हवाई जहाज है, एक पतंग है, एक चिड़िया है, एक घर है, एक बच्चा है, और इसमें और भी आप चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में बहुत सारी चीजें हमको दिखाई पड़ रही हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस कविता की। काश मैं एक पतंग होता, ताकि मैं ऊपर उठ पाता, इस इमारत से भी ऊपर। ये यहाँ पर एक इमारत दिखाई दे रही है, बिल्डिंग। काश मैं एक पतंग होता, ताकि मैं ऊपर उठ पाता, इस इमारत से भी ऊपर। काश मैं एक चिड़िया होता, ताकि मैं उड़ पाता, इस पतंग से भी ऊपर। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक पतंग है, और पतंग से भी ऊपर क्या है? चिड़िया है। काश मैं एक बादल होता, ताकि मैं ऊपर चल पाता, इन चिड़ियों से भी ऊपर। मतलब ये जो कविता है, इस कविता में आपको पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो एक कल्पना कर रहा है कि काश मैं एक पतंग होता, काश मैं एक चिड़िया होता, काश मैं एक बादल होता, जो कि सब एक दूसरे से ऊपर जाने का क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। काश मैं एक हवाई जहाज होता, ताकि मैं बहुत ऊपर उठ पाता, बादलों और पहाड़ों से भी ऊपर। मतलब ये जो कविता है, ये कविता एक प्रेरणा देने वाली कविता है कि हमको क्या करना है, अपनी जो सोच है, अपने जो प्रयत्न है, इतने ऊपर उठाने हैं कि हम इन सब से क्या कर सकें? ऊपर उठ सकें। हम पतंग से ऊपर उठ सकें, पतंग से ऊपर चिड़िया है, चिड़िया के ऊपर बादल है, और बादल के ऊपर क्या है? हवाई जहाज। तो ऐसे ही हमको अपनी सोच भी हमको क्या करनी है? ऊपर उठानी है, ऊंची उठानी है। काश ऐसा हो पाता कि मैं ये सब कर पाता। तो आशा कर रहा हूं कि ये जो कविता हमने यहाँ पे पढ़ी, हमने यहाँ पे जो गाई, वो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम आते हैं अपनी चर्चा पे, जो हमारे अध्याय की चर्चा है। तो इसमें है दौड़ने की कसरत। जैसे कि आप सभी जब विद्यालय में आते हैं, तो विद्यालय में आप पीटी करते हैं, कसरत करते हैं। तो उसमें एक दौड़ना भी एक कसरत में शामिल है। दौड़ना भी एक कसरत होती है। मतलब दौड़ना भी क्या है? एक एक्सरसाइज है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को क्या रखती है? तंदुरुस्त रखती है, स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। डॉक्टर ने देवी प्रसाद को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। डॉक्टर क्या करता है कि जब आप बीमार रहते हैं या डॉक्टर के पास आप जाते रहते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है कि आपको विभिन्न प्रकार की सलाह देता है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो डॉक्टर ने देवी प्रसाद को क्या बोला कि आप क्या करोगे? आप 2 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ेंगे। उसने इस खेत का एक चक्कर लगाया। वह कितनी दूर दौड़ा? अब देखिए यहाँ पर एक खेत दिखाई दे रहा है। कैसा खेत है ये? इसकी देखिए चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर। पिछली चर्चाओं में और पिछली कक्षा में, कक्षा 3 में भी आपने इस आकृति के बारे में पढ़ा हो। तो इस आकृति को हम कहते हैं वर्ग। कोई भी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उस आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ये खेत है, ये खेत की आकृति है। तो ये खेत कैसा है? वर्गाकार खेत है, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर बराबर है। कितनी है वो? 500 मीटर। तो वह कितनी दूर दौड़ा? तो अब क्या कर रहे हैं जो देवी प्रसाद हैं, देवी प्रसाद ये जो यहाँ पर जो खेत है, इस खेत के चारों ओर लगातार क्या कर रहे हैं? चक्कर लगाते हैं प्रतिदिन। तो अब देखते हैं कि वो कितने दूर दौड़ा। अब माना वो इस कोने से शुरू करते हैं, इस कोने का हम नाम रख देते हैं ए, फिर जाते हैं वो बी पे, फिर जाते हैं वो सी पे,
फिर जाते हैं वो डी पे और फिर पहुंच जाते हैं वो कहां पर, ए पर। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले वो कहां तक दौड़े, ए से बी तक दौड़े, फिर दौड़े वो बी से सी तक, फिर दौड़े वो सी से डी तक, और फिर दौड़े वो डी से ए तक। तो अब देखते हैं ए से बी तक कितनी है जो लंबाई है उस खेत की, वो है 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, और फिर दौड़े वो लास्ट में 500 मीटर। तो इन चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 500 को आप 4 से गुणा भी कर सकते हैं या 500 को आप 4 बार जोड़ सकते हैं, तो वो दोनों संक्रियाएं एक ही हैं। तो 2000 मीटर वो दौड़े। तो जब वो पूरे खेत का एक चक्कर लगा लेते हैं, जब इस पूरे खेत का एक चक्कर लगा लेते हैं तो कितना दौड़ जाते हैं वो दौड़ जाते हैं 2000 मीटर। और 2000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 2000 मीटर में होते हैं 2 किलोमीटर। इसका मतलब डॉक्टर ने उन्हें जो सलाह दी थी वो सलाह उन्होंने मानी और इस खेत का वो पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं जो कि पूरा कितना है, 2 किलोमीटर के बराबर है। लेकिन यह खेत उसके घर से बहुत दूर था। अब उनको जो बोला गया था वो तो क्या थे, वो फील्ड में दौड़ना चाह रहे थे, उस मैदान में दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो मैदान उनके घर से, जो वो खेत था वो खेत उनके घर से क्या था, बहुत ही दूर था। इसलिए उसने अपने घर के पास एक बगीचे को चुना। अब उनके घर के पास एक बगीचा है, ये वाला बगीचा। बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। अब परिधि का मतलब होता है जो इसके चारों ओर का जो घेरा है, ये घेरा यहां से लेके और यहां तक, मतलब जहां से हम शुरू करेंगे उस पॉइंट से लेके हम पूरा घूमेंगे और फिर से उसी बिंदु पर क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो ये कितना था, 400 मीटर का ये पूरा घेरा है। तो बगीचे की परिधि लगभग 400 मीटर लंबी थी। तो अब देखते हैं कि ये जो बगीचा है 400 मीटर का, जिसकी परिधि पूरी 400 मीटर है, अब उसमें वो कैसे दौड़ेंगे। देवी प्रसाद को 2 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए बगीचे के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब हमारे पास एक प्रश्न आ गया है, क्योंकि डॉक्टर था जो, डॉक्टर ने उनको क्या सलाह दी थी, डॉक्टर ने उनको बोला था कि आप कितना दौड़ेंगे, आप दौड़ेंगे 2 किलोमीटर दौड़ेंगे आप। लेकिन जो ये बगीचा था वो बगीचा कितना था, 400 मीटर ही था पूरा टोटल। जब मतलब उसके चारों ओर आप भागेंगे तो कितना भागेंगे, कुल 400 मीटर। लेकिन अब आपको दौड़ तो 2 किलोमीटर की करनी है, तो अब आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले तो हम 2 किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, हमने पिछली चर्चा में भी पढ़ा था, तो 2 किलोमीटर में होते हैं 2000 मीटर। अब ये जो बगीचा है जिसकी परिधि कितनी है, 400 मीटर की, तो अब हम क्या करेंगे कि कितने चक्कर भागेंगे, वो तो 2000 को हम क्या कर देंगे, 400 से भाग देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि वो उनको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उनको चक्कर लगाने पड़ेंगे 2000 को हम 400 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। उनको चक्कर लगाने पड़ेंगे 2000 को जब हम 400 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। आप भाग दे की भी देख सकते हैं। भाग देने का जो हमारा तरीका ये वाला होता है, 400 से हम क्या करेंगे, 2000 में हम भाग देंगे। तो जब भी आप भाग देंगे आप इस प्रकार भाग दे सकते हैं, जो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उनको, ये जो बगीचा है इसके 5 चक्कर लगाने होंगे, जिससे कि उनकी 2 किलोमीटर की जो दौड़ है वो पूरी हो जाए। फिर है दौड़ने की कसरत। एक दिन बहुत अच्छा मौसम था और ठंडी हवा बह रही थी। उसको इतना अच्छा लगा कि वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह 8 चक्कर लगाने के बाद थक नहीं गया। अब क्या करते थे वो देवी प्रसाद, कि वो रोज तो भागते थे, तो रोज कितना भाग रहे थे वो, अब तक तो रोज भाग रहे थे 2 किलोमीटर। वो 5 चक्कर मारते थे और जो उनकी दौड़ होती थी वो पूरी हो जाती थी। अब एक दिन क्या था, बहुत अच्छा मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी, तो उनको इतना अच्छा लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कितना भाग गए हैं। वो तब तक दौड़ते रहे, तब तक भागते रहे जब तक कि वे थक नहीं गए। उस दिन वह कुल कितना दौड़ा, अब देखिए उन्होंने कितने चक्कर लगाए, 8 चक्कर लगाए, तो वह कुल कितना दौड़ा होगा। तो कुल दौड़ बराबर क्या हो जाएगा, कितने चक्कर लगाए उन्होंने, 8 चक्कर, और परिधि कितनी है उस बगीचे की, 400। 8 को हम 400 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 3200 मीटर, या अगर हम इसे किलोमीटर में परिवर्तित कर दें तो कितना हो जाएगा, 3.2 किलोमीटर। मतलब उस दिन वो कितना दौड़ गए, 3.2 किलोमीटर की उन्होंने दौड़ पूरी कर ली, जबकि वो
प्रत्येक दिन कितना करते थे? 2 किलोमीटर ही करते थे। इसका मतलब उस दिन उन्होंने 1.2 किलोमीटर की जो दौड़ है वो अतिरिक्त लगा ली, एक्स्ट्रा लगा ली। अब देखिए यहां पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, आपने ईवीएस की बुक में या आपने आसपास इस चित्र को देखा होगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस जगह पर घूमने भी गए हों। तो ये कौन सी बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग है कुतुब मीनार, दिल्ली में ये स्थित है। तो कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है। तो जो इसकी ऊंचाई है, ये जो बिल्डिंग है, जमीन से लेके और जहां तक इसका बिल्कुल सबसे ऊंचाई वाला जो भाग है, सबसे टॉप मोस्ट जो इसका कोना है, वहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 72 मीटर। 72 मीटर को हम क्या कर सकते हैं? अगर इसको किलोमीटर में परिवर्तित करना होगा तो क्या कर सकते हैं आप? इसको किलोमीटर में परिवर्तित करने के लिए अगर मीटर को हमको किलोमीटर में परिवर्तित करना है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? 1000 से उसमें भाग देंगे। अंदाजा लगाइए कि आपकी कक्षा का कमरा कितना ऊंचा होगा। आप देखिए, आप जिस कक्षा में बैठते हैं विद्यालय में, उसका कमरा कितना ऊंचा होगा। हमने पहले भी चर्चा की है कि जो हमारा जो कमरा होता है, जो साधारणतः जो कमरा बना होता है हमारा स्कूल का, वो होता है कितना? 12 फीट का। उसकी जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? 12 फीट। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? या तो हमको ये जो यूनिट दी हुई है 72 मीटर की, 72 मीटर को आपको देखना पड़ेगा। या तो आपको अपना जो कक्षा है उस कक्षा को क्या करना पड़ेगा? मीटर में उसको नापना होगा। तो अब हमारे पास एक प्रश्न आया है यहाँ पे कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे। ठीक है, तो एक के ऊपर हमने एक कमरा रखना है और कुतुब मीनार की बराबर ऊंचाई उसकी होनी चाहिए। तो कितने कमरे मिलकर एक कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर एक बिल्डिंग को बनाएंगे। तो अब जो हमारा जो कक्षा कक्ष है, अब हमको देखना होगा कि अभी तो हमको जो इसकी जो ऊंचाई है वो इकाई में पता है, हमको इसकी ऊंचाई है जो वो पता है फीट में। अब हम इसको देखेंगे कि इसको मीटर में कितनी होती है। तो आपको मीटर में नापनी होगी ये। तो माना ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है हमारी 3 मीटर। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा कक्षा कक्ष है वो 3 मीटर ऊंचा है। तो अब आप क्या करेंगे कि कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाकर कुतुब मीनार जितने ऊंचे होंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 72 में भाग देना पड़ेगा 3 का। 3 से जब हम भाग देंगे, 3 दूने 6, 1, तो यहां क्या आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे उतर जाएगा और 3 चक्को 12। इसका मतलब जो आपका कक्षा कक्ष है, अगर ऐसे 24 कक्षा कक्ष एक के ऊपर एक रख दिए जाएं तो वो जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर ये 3 मीटर की ऊंचाई घटती या बढ़ती है तो आप उसी संख्या से किसमें भाग देंगे? फिर से 72 में भाग देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आप जिस कक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं वो अगर एक के ऊपर एक रख दिए जाएं तो कुतुब मीनार के बराबर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब देखिए यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें कि 2 बच्चे हैं जिनके की नाम है सुबोध और मंजनी। सुबोध इस स्थान से 24 किलोमीटर दूर कहां जा रहा है? वो कोझिकोड। कोझिकोड एक जगह का नाम है केरल में। केरल हमारे भारतवर्ष का क्या है? एक राज्य है। भारतवर्ष का एक राज्य है केरल और उसमें एक छोटा सा शहर है कोझिकोड। तो सुबोध इस स्थान से, ये जो स्थान है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इस पॉइंट से दोनों ने क्या किया है? चलना शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरो का साइन है, तो कोझिकोड इस डायरेक्शन में है और जो थेलसरी है, थेलसरी एक दूसरी डायरेक्शन में है। तो 24 किलोमीटर दूर कोझिकोड जा रहा है। तो सुबोध किस तरफ जा रहा है? सुबोध तो जा रहा है इस साइड में, इस पॉइंट से, और मंजनी इस स्थान से 46 किलोमीटर दूर विपरीत दिशा में कहां जा रही है? थेलसरी जा रही है। तो अब ये जो मंजनी है, मंजनी तो जा रही है इस डायरेक्शन में और जो सुबोध है, सुबोध जा रहा है इस दूसरी डायरेक्शन में। तो पता लगाइए, पता कीजिए कि कोझिकोड थेलसरी से कितनी दूरी पर है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कैसे निकालेंगे इसे। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सुबोध तो चला इस डायरेक्शन में और मंजनी चली इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कितनी चली वो? ये तो चली कितनी? 46 किलोमीटर। और सुबोध चला इस दूसरी डायरेक्शन में कितना? 24 किलोमीटर। इसका मतलब 24 प्लस 46, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो पूरी
कोझिकोड से लेके और थेलसरी तक की जो दूरी है वो हमको पता चल जाएगी। तो हम इसको जोड़ देंगे, 6 और 4 10, 4 2 6 1 7। इसका मतलब कितनी दूरी पर है वो एक दूसरे से? कोझिकोड से थेलसरी की जो दूरी है वो कितनी है? 70 किलोमीटर्स। 70 किलोमीटर दूर है वो दोनों जो जगह हैं, थेलसरी और कोझिकोड, वो जो शहर हैं केरल के। तो उन दोनों के बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई? 70 किलोमीटर्स। अब देखिए यहां पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है। ये बच्चा कहाँ है? आपको दिखाई दे रहा है कि इधर कुछ घर बने हुए हैं, इधर कुछ तालाब बने हुए हैं, इधर कुछ खेत हैं, कुछ सड़कें हैं, और ये क्या है? इसका स्कूल है। जैसे आपका स्कूल होता है एक सुंदर सा, वैसे ही इसका भी एक प्यारा सा क्या है? स्कूल है। मोमन, जो ये बच्चा है इसका नाम है मोमन। मोमन बहुत दूर से स्कूल आता है, ठीक है। पहले वह तालाब तक 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब देखिए एक बच्चा, ये बच्चा है, ये बच्चे का यहाँ पर घर है, ठीक है। तो यहाँ से ये चलना शुरू करता है और इस तालाब तक ये पहुंचता है। तो इस तालाब तक की जो दूरी है उसके घर से वो कितनी है? 400 मीटर की। फिर वह चप्पलें हाथ में लेकर 150 मीटर चौड़े ताल को चलकर पार करता है। अब देखिए यहां पर जैसे ही वो पहुंचता है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर क्या है? एक तालाब है। अब इस तालाब में अगर वो चलेगा तो उसके जो जूते या चप्पल हैं वो क्या हो जाएंगे? भीग जाएंगे। तो वो क्या करता है? यहाँ पर अपने चप्पल उठाता है और इस तालाब को, जो ये तालाब है, इस तालाब को चलकर पार करता है। जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी की है? 150 मीटर की। उसके घर से तालाब है 400 मीटर, और ये जो तालाब की जो लंबाई है वो 150 मीटर, वह इस चौड़े ताल को चलकर पार करता है। उसके बाद वह 350 मीटर या 350 मीटर चौड़े खेत को दौड़कर पार करता है। अब वो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और ये जो पूरा खेत है, इस पूरे खेत को पार करता है दौड़कर। अंत में वह स्कूल पहुंचने के लिए 40 मीटर चौड़ी सड़क को ध्यान से पार करते हैं। अब देखिए आपको पता है कि जब भी आप सड़क को पार कर रहे होते हैं तो सड़क में क्या करना पड़ता है? बहुत ध्यान से हमको चलना होता है, क्योंकि इधर उधर से क्या होती है? गाड़ियां चलती रहती हैं, वहां पर वाहन चलते रहते हैं। तो हमको क्या करना है? दोनों तरफ देखना है, और जब भी रोड खाली मिले उस समय हमको उस रोड को बहुत सावधानी से पार करना है। तो फिर वो इस रोड को पार करता है और अपने विद्यालय में पहुंच जाता है। तो जो ये रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 40 मीटर है, ठीक है। तो इस अपने घर से विद्यालय तक पहुंचने में उसको क्या करना पड़ा? अलग अलग जगहों से जाना पड़ा। पहले वो कुछ जमीन में चला, फिर वो एक तालाब को उसने पार किया, फिर उसने एक खेत को पार किया, फिर उसने एक सड़क को पार किया, और लास्ट में वो कहां पहुंचा? अपने विद्यालय में पहुंच गया। अब मोमन को स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना चलना पड़ता होगा? ठीक है। तो अब जब वो अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, ये अगर उसका घर है और यहां तक अगर उसको पहुंचना है तो उसको कितना चलना पड़ रहा होगा? तो सबसे पहले क्या है कि वो अपने घर से कहां पहुंचता है? घर से वो पहुंचता है तालाब के पास। कितना दूर? 400 मीटर, ठीक है। यहां तक पहुंचाओ 400 मीटर। फिर उसने इस तालाब को पार किया। इस तालाब की जो चौड़ाई है वो कितनी थी? 150 मीटर। फिर उसने इस खेत को पार किया। खेत की जो चौड़ाई या लंबाई है वो है 350 मीटर। और फिर ये सड़क है, ठीक है। इस सड़क तक वो पहुंचा, और क्योंकि यहां से उसका स्कूल स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो चौड़ाई थी सड़क की वो है 40 मीटर। तो अगर हम इन सारी जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी उसने पार की, उनको अगर हम जोड़ दें, 400 में हम जोड़ दें 150, 150 में हम जोड़ दें 350, और 350 में हम जोड़ दें 40। अगर हम इन चारों चौड़ाइयों को या लंबाइयों को जोड़ दें तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि मोमन को स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना चलना पड़ रहा होगा। 0, 14, एक अगर कैरी आ गया, ये हो गया आपका 940। तो उसको कितना चलना पड़ रहा है? 940 मीटर चलना पड़ रहा है उसको प्रतिदिन। जब भी वो अपने घर से स्कूल जा रहा है तो उसको 940 मीटर चलना पड़ रहा है। अब देखिए, अब एक प्रश्न और आया है कि क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है? कितना चला वो कुल? 940 मीटर। क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है? अब आप सोचिए और बताइए कि क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में जैसे आपको पता है कि कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। और जितना वो चला है, वो जो संख्या है वो कितनी है? 940। और 940 जो संख्या है वो 1000 से क्या है? कम है या अधिक?
जी हाँ, कम है। तो इसका मतलब क्या यह 1 किलोमीटर से अधिक है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। यह क्या है? 1 किलोमीटर से कम है। कितना कम है? उसमें आप क्या करेंगे? 1000 में से 940 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वो 1 किलोमीटर से कितना कम चल रहा है जब वो अपने घर से स्कूल पहुंच रहा है। अब देखिए, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता लगाओ कि तुम्हारे दोस्त स्कूल से कितनी दूर रहते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको जितने भी दोस्त हैं, आपको अपने दोस्तों से ये पूछना है कि वो स्कूल से कितनी दूरी पर रहते हैं, और नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। फिर आपको क्या करना है कि ये जो टेबल यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें आपको दोस्त का नाम लिखना है और घर से स्कूल तक की दूरी लिखनी है। ये आपने उनसे पूछा और दूरी को मीटर या किलोमीटर में लिखना है। जब भी आप अपने दोस्त से ये प्रश्न करेंगे कि आप अपने जो घर है वहां से स्कूल तक कितने दूर रहते हैं, तो जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे तो वो जो उत्तर बताएंगे या मीटर में होना चाहिए या किलोमीटर में होना चाहिए। तो ये तो आप करेंगे, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने कुछ दोस्तों का नाम यहाँ पर लिखता हूं और उनके घर से स्कूल तक की दूरी को भी यहाँ पर लिखता हूं। तो मेरे जो सबसे पहले जो दोस्त है उनका नाम है आरुष। आरुष मेरे एक दोस्त हैं। उनका जो घर है वो दूर है 2 किलोमीटर और 200 मीटर की दूरी पर उनका घर है विद्यालय से। तो वैसे ही आप भी क्या करेंगे, अपने किसी दोस्त से पूछेंगे और उसके बाद यहां पर आप इस टेबल में लिखेंगे। फिर मेरा एक दूसरा दोस्त है रमन। रमन कहां पर रहते हैं? रमन रहते हैं 1 किलोमीटर और 150 मीटर की दूरी पर। तो उनका जो घर है स्कूल से कितना दूर है? 1 किलोमीटर और 150 मीटर। फिर मेरी एक और दोस्त है, उनका नाम है रोहिणी। तो रोहिणी का जो घर है वो विद्यालय से कितनी भी दूरी पर है? वो है 400 मीटर की दूरी पर। आप भी अपने अलग अलग दोस्तों के नाम यहां पर लिख सकते हैं। फिर मेरी एक तीसरी दोस्त है, उसका नाम है इशिता। इशिता को जो घर है वो विद्यालय से है 3 किलोमीटर और 450 मीटर की दूरी पर। ठीक है। और मेरे एक और दोस्त है, उनका नाम है अरहत। अरहत का जो घर है वो है 1 किलोमीटर और 800 मीटर की दूरी पर। तो जब आप अपने सारे दोस्तों से ये प्रश्न पूछ लेंगे और उनसे ये जानकारियां जुटा लेंगे, उसके बाद आप इस टेबल को क्या करेंगे? भरना शुरू करेंगे इस प्रकार से, किलोमीटर और मीटर में। हो सकता है कि किसी बच्चे का घर दूर हो, तो आप इन संख्याओं को बढ़ा भी सकते हैं, और हो सकता है किसी बच्चे का घर बहुत ही पास हो विद्यालय से, तो हो सकता है कि वो 150 मीटर की दूरी पर ही रहता हो सकता है वो 100 मीटर की दूरी पर ही रहता हो। तो जितना भी दूर उसका घर होगा उस हिसाब से आप ये जो तालिका है इस तालिका को भरेंगे। अब देखिए, जो हमने तालिका यहां पर भरी थी, जिसमें हमने अपने दोस्तों के क्या किए थे? नाम लिखे थे। तो जब हमने नाम लिखे और ये जो उनकी दूरियां हैं, ये दूरियां हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो इस पे आधारित कुछ प्रश्न है। आपकी जो अध्याय है, इस अध्याय में इसी पे आधारित कुछ प्रश्न है। तो अब देखिए क्या प्रश्न है वो। तुम सब में से स्कूल के सबसे पास कौन रहता है? तो अब आपको देखना है ये जो जानकारियां आपने जुटाई हैं, इस जानकारी में से आपको ये देखना होगा कि जो स्कूल है, स्कूल के सबसे पास कौन रहता है। तो कैसा पता चलेगा हमको कि स्कूल के सबसे पास कौन रहता है? हमको पता चलेगा इन दूरियों को देखकर। अब ये दूरियां यहां पर दिखाई दे रही हैं, तो इन दूरियों में देखिए कि सबसे जो कम है वो कौन सी दूरी है। ये देखिए, अब सब पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, 400 मीटर की जो दूरी है वो क्या है? सबसे कम है। तो इसका मतलब सबसे पास में कौन रहता है? सबसे पास में रहती है रोहिणी। रोहिणी का जो घर है वो विद्यालय से कितना दूर है? 400 मीटर की दूरी पर है, जो कि हमारे पास जो हमने जो जानकारी जुटाई है, जो मैंने जो जानकारी जुटाई है, वो सबसे क्या है? कम दूरी है 400 मीटर की। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है कि कौन स्कूल से सबसे दूर रहता है। आप देखिए, यही जानकारी इसके आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चा है, कौन सा बच्चा विद्यालय से सबसे ज्यादा दूर रहता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो सबसे बड़ी दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी है, वो ज्यादा दूरी वाला बच्चा हमको ढूंढना है। तो अब देखिए, यहां पर साफ पता चल रहा है कि 3 किलोमीटर और 450 मीटर की जो दूरी है वो क्या है? सबसे अधिक है यहां पर। तो वो कौन सी बच्ची है? इशिता।
तो ईशिता जो बच्ची है, ईशिता जो मेरी दोस्त है, वो क्या है, सबसे दूर रहती है। कहां से? विद्यालय से। इसका घर कितना दूर है? 3 किलोमीटर और 450 मीटर। एक देखिए, एक और प्रश्न है, कितने बच्चे स्कूल से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रहते हैं? 1 किलोमीटर से कम दूरी का मतलब है कि जो भी दूरियां हमने यहाँ पे मीटर में लिखी हैं, मतलब जिसमें हमने किलोमीटर नहीं लिखा है, तो वो सारे ही बच्चे क्या होंगे, इस श्रेणी में आएंगे 1 किलोमीटर से कम वाली में। तो यहाँ पर जो हमारे पास जानकारी है, इसमें सिर्फ एक ही ऐसा बच्चा है जो कि 1 किलोमीटर से कम दूरी पर विद्यालय से रहता है। तो कितने बच्चे हैं वो ऐसे? तो सिर्फ एक ही बच्चा है। कौन है वो बच्चा? रोहिणी। तो रोहिणी ही है जो कि 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर विद्यालय से रहती है। क्या कोई ऐसा भी है जो 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर रहता है? अब हो सकता है कि आपने जो जानकारियां जुटाई हों अपने दोस्तों से, उनमें कोई ऐसा बच्चा है जो 5 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर विद्यालय से रहता होगा। लेकिन यहां पर जो मैंने जानकारी जुटाई है, मैंने जुटाई है 2 किलोमीटर की 1 किलोमीटर से कम, 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो प्रश्न है कि 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी पर कितने बच्चे रहते हैं, तो मेरे कोई भी दोस्त 5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं रहते हैं। तो यहां पर जो मेरा आंसर होगा वो होगा 0 या 0, कि कोई भी बच्चा 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं रहता। लेकिन अगर माना रहता है, माना आपका जो उत्तर है वो हाँ में आ रहा है, या आपका एक या दो दोस्त ऐसे हैं, या अधिक भी हो सकते हैं, अगर वो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से विद्यालय आ रहे हैं, तो वह स्कूल किस प्रकार आता है या आते हैं? तो अब आपको देखना होगा कि वो जो बच्चे हैं, क्योंकि ये एक ज्यादा लंबी दूरी है, तो हो सकता है कि वो मोटरसाइकिल में आता हो सकता है वो बस में आते हो सकता है वो कोई और साधन का प्रयोग करते हो। तो वो साधनों का आपको नाम लिखना है, जो कि आपने अपनी ईवीएस की कक्षा में, हमारे आसपास की कक्षा में भी क्या है, पढ़ा है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि यातायात के जो विभिन्न साधन हैं, उन साधनों का प्रयोग करके क्या होते हैं, बच्चे इन दूरियों से आते हैं। हो सकता है वो पैदल भी आते हो, तो पैदल तो कोई यातायात का साधन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो बस से आते हो सकता है वो ऑटो से आते हो, या हो सकता है कि वो बैलगाड़ी से आते हो सकता है वो ट्रैक्टर से आते हो। तो कई सारे विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करके, यातायात के साधनों का प्रयोग करके वो विद्यालय आ सकते हैं। तो वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब हमारे पास एक और प्रश्न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि एक हवाई जहाज 8,545 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। अब देखिए, यहां पर एक हवाई जहाज आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो हवाई जहाज है, ये जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है? ये भर रहा है 8,545। तो क्या यह हवाई जहाज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है अथवा नहीं? तो इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि ये दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो क्या आप में से किसी को पता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो लगभग ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, वो है 8,850 मीटर लगभग। किसी पुस्तक में 8,848 है, किसी में कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लगभग जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की वो कितनी है? 8,850 मीटर की है। तो अब हमको देखना है कि ये जो हवाई जहाज है, क्या ये इससे अधिक ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है अथवा नहीं। तो अब जो ये संख्या है 8,850, क्या ये इससे कम है या अधिक? तो आपको देखने में पता चलता है कि ये जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, वो क्या है, इससे अधिक है। इसका मतलब ये जो हवाई जहाज है, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से कम ऊंचाई पर क्या कर रहा है, उड़ान भर रहा है। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो इससे अधिक ऊंचा है। ठीक है, अगर ये संख्या अगर ज्यादा होती तो इसका मतलब जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है उससे अधिक ऊंचाई पर ये हवाई जहाज उड़ान भर रहा होता। अब देखिए, आज जितनी भी हमने चर्चा की आज के इस अध्याय में, आज की इस कक्षा में, इस पे आधारित कुछ गृह कार्य है जिसको आपको करना है। एक रील में, आपके पास घर में धागा होता है, रील, जिससे आप कपड़े वगैरह सिलते हैं। एक रील में कितना लंबा धागा होता है, यह आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पतंग की चरखी में कितना लंबा धागा होता है? अब आप सब लोग पतंग उड़ाते हैं, तो
अब आप देखिए कि पतंग की जो चरखी होती है उसमें लगभग कितना लंबा धागा होता है, क्या वो किलोमीटर में है, क्या वह मीटर में है, क्या वह 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा होता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि उसकी जो लंबाई है अगर वो 1000 मीटर से अधिक है, इसका मतलब वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, और अगर वो उससे कम है, 1000 मीटर से कम है, तो इसका मतलब वो 1 किलोमीटर से कम है। अगर एक ही धागे से रुमाल बनाया जाए तो इसमें कितना लंबा धागा लगेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि जो रुमाल है उस रुमाल में अगर हम पूरा जो रुमाल है उसमें अगर एक ही धागा लगाएं, मतलब उसको कोई तोड़े नहीं, तो वो कितना लंबा उसमें लगभग धागा लगेगा। ये आप सोचिएगा, अपने घर में अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से पूछिएगा और फिर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखिएगा। आपने सबसे लंबी इमारत कौन सी देखी है? जैसे कि हमने आज की चर्चा में एक प्रश्न किया था कुतुब मीनार का, जिसकी ऊंचाई कितनी थी? 72 मीटर। तो वैसे ही आपने सबसे लंबी इमारत कौन सी देखी है? जब भी आप शहर जाते होंगे या अपने घर के आसपास आप देखेंगे तो बहुत लंबी लंबी इमारतें होंगी, तो आपको लिखना है कि सबसे लंबी इमारत आपने आज तक कौन सी देखी है। वह आपके स्कूल के कमरे से लगभग कितनी ऊंची है? हो सकता है कि आपने कुतुब मीनार देखी हो, या हो सकता है कि कुतुब मीनार से भी कोई ऊंची आपने इमारत देखी हो। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके विद्यालय का जो कमरा है उस वो अगर एक दूसरे के ऊपर हम रख दें तो वो जो बिल्डिंग आपने देखी है, वो जो इमारत आपने देखी है, वो एक के ऊपर अगर एक कमरे रखेंगे तो उसकी ऊंचाई के बराबर हो जाए। तो आपको ये किससे करना है? जैसे कि हमने बताया था कि आपको भाग देकर इस प्रश्न का जो जवाब है वो लिखना है। तो आज का जो पाठ था उसमें हमने इन विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें था कि लंबाई का अनुमान कैसे लगाते हैं, दूसरा था कि अनुमानित लंबाई व लंबाई के लिए किन किन हमने मानक इकाइयों का प्रयोग किया, जैसे किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर, और पाठ पर आधारित जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का हमने जवाब ढूंढने के बारे में चर्चा की, उनके जवाब हमने ढूंढे। आशा करता हूं कि आज की जो ये चर्चा थी इस चर्चा को आप समझ पाए होंगे। इसी क्रम में मिलते हैं गणित की अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।